नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के तहत या इस सीरीज के तहत हम लोग महत्वपूर्ण कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे कानून जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। और हमारी एंटायर सीरीज इस पर्टिकुलर बुक के ऊपर डिपेंडेंट है, जो मात्र और मात्र यूपीएससी व अन्य सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं के लिए, उनकी तैयारी के लिए बनी है। काफ़ी सारे लॉज इनमें दिए गए हैं। हमने भी इनमें से लगभग एक चौथाई कानूनों के बारे में बात कर ली है, यानी कि 26-27 कानून के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। आगे काफ़ी सारे अभी कानून देखने बाकी है। आज इस उपाख्यान के तहत हम लोग एक और कानून के बारे में बात करेंगे। आज का उपाख्यान 28वां रहेगा। सबसे प्रथम मैं आपको यह बता दूं, इस उपाख्यान के तहत हम लोग एक ऐसा कानून के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में भारत की जुडिशियल सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, प्लस परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखेंगे, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। ठीक है, तो क्या है ट्रिब्यूनल्स, क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ इसी चर्चा में बहुत ही संक्षिप्त रूप में देख लेंगे, क्योंकि वो सारी स्टैटिक बातें हैं। आज हमारा जो है मुख्य मुद्दा रहेगा इस कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान, जो अपने आप में एक जो है भारत के लिए या भारत की पूरी गवर्निंग सिस्टम के लिए प्रभावी साबित हो। देखेंगे पूरी चर्चा सेम एजेंडे के तहत, जिस एजेंडे को हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में फॉलो करते हैं। सबसे प्रथम बैकग्राउंड की बात करते हैं, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं, और आखिरी में इसका महत्व या इसके महत्व के साथ इसकी टिकाऊ को समझने का प्रयास करते हैं। बैकग्राउंड में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की भी बात कर लेते हैं। तो आज भी इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत हमारी यह चर्चा शुरू होगी। सबसे प्रथम बैकग्राउंड से बात शुरू करेंगे और आखिरी में इंपॉर्टेंस व क्रिटिसिज्म के तहत हमारी बात पूरी करेंगे। तो शुरू करेंगे इसकी मुख्य चर्चा। देखिए, बैकग्राउंड इसका यह है कि सबसे प्रथम तो हमें मालूम है कि हमारी भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही मंद है, बहुत ही स्लो है, और आज तो वो दबी हुई है, बहुत ही गहरे दबाव में है, क्योंकि करोड्स ऑफ केसेस जो है पेंडिंग है। प्लस इनमें भी जो सरकारी कर्मचारी है, उनकी सर्विस को लेके, यानी कि उनकी नौकरी को लेके, उनकी भर्ती प्रक्रिया को लेके जो प्रश्न उठते हैं वो भी मेन स्ट्रीम जुडिशरी में ही जाते हैं। और जुडिशरी तो हमारी मंद है, तो इन सारे केसों के ऊपर फैसला आने में काफ़ी सारे जो है बरस लगते हैं, काफ़ी वक्त लगता है। तो इसका एक उपाय है, वो उपाय सरकार ने ढूंढा है, 1985 में ढूंढा है, जिसके तहत सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कर दी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स यानी कि ऐसी ट्रिब्यूनल्स, ऐसी एडजुडिकेटरी इंस्टीट्यूशंस की जो ऐसे मुद्दों को, कि जो सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे हो और भर्ती प्रक्रिया व नौकरियों की शर्तों के ऊपर हो, उनका कोई डिस्प्यूट हो, तो उनको यहाँ जो है लाया जाता है, उनका समाधान यहाँ किया जाता है। तो अपने आप में यह एक हेल्पिंग हैंड है हमारी ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम के लिए। ठीक है, मगर आज यह ट्रिब्यूनल्स भी जो है पेंडिंग केसेस से उभर रहे हैं। तो ये एक अलग सी चर्चा है, अलग सी समस्या है। मगर आज हमें यहाँ यही देखना है कि इस कानून ने जो है क्या एन्यूसेज किया है, इसके क्या मूलभूत ऑब्जेक्टिव्स है और इसके क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे किसी भी सरकार का हो, चाहे वो संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का हो, किसी भी सरकारी कर्मचारी को अगर कोई भी प्रश्न है अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेके, अपनी जो है नौकरी की शर्तों को लेके, तो उनको यहाँ रिजोल्व किया जाता है, वो डिस्प्यूट जो है वो यहाँ खत्म किया जाता है। तो यह एक प्रकार से डिस्प्यूट रिजोल्विंग मैकेनिज्म है। मगर मात्र और मात्र सरकारी कर्मचारियों के डिस्प्यूट जो कि रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस के साथ जुड़े हुए हो, ये बात यहाँ थोड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे, डील्स विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इस कानून के तहत सेंट्रल लेवल पर भी ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश की जाती है, जो अपने आप में सेंट्रल लेवल के कर्मचारियों के प्रश्नों को सुनेगी। राज्य लेवल पर भी ट्रिब्यूनल्स जो है एस्टेब्लिश की जाती है, जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रश्नों को यहाँ सुना जाएगा। और वहीं जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के भी प्रावधान है इस कानून के तहत। सपोज कोई छोटा स्टेट है और आजू बाजू के 2-3 छोटे स्टेट मिलकर सेंटर को एक रिक्वेस्ट करे कि भाई हम लोग जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना चाहते हैं, तो इन दैट केस सेंटर जो है वो उनके लिए एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी बना देगा। फिर
इट एम्स टू रिजोल्व डिस्प्यूट अंडर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर ऑफ एम्प्लॉयज, जिसका जिक्र मैंने आपको किया, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, एंड सर्विस मैटर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ यूनियन, स्टेट एंड यूटीज। चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो किसी भी सरकार का, जिसे मैंने आपको जिक्र किया, उन सारों का कोई भी प्रश्न अगर अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए हो, भर्ती प्रक्रिया के ऊपर आधारित हो या सर्विस मैटर्स के ऊपर आधारित हो, अपने काम की कंडीशंस के ऊपर आधारित हो, तो वे अपना मुद्दा यह प्रशासनीय ट्रिब्यूनल्स में ले जा सकते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में ले जा सकते हैं। देखिए, ट्रिब्यूनल्स जो है वो अपने आप में एक प्रकार की एडजुडिकेटरी बॉडी होती है। एडजुडिकेटरी यानी कि निर्णय करने वाली, निर्णय करने वाली। जैसे आमतौर पे हमारी जो अदालतें हैं वो निर्णय करती है, फैसला सुनाती है, वैसे ही ट्रिब्यूनल्स जो है वो भी एक प्रकार की निर्णय करने वाली संस्था है। मगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो इसके नाम में ही इसका कार्यक्षेत्र निहित है। इसका कार्यक्षेत्र मात्र और मात्र प्रशासकीय है या प्रशासनीय है। अन्य कोई मुद्दों को ट्रिब्यूनल्स में, यानी कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में सुनाया बोला नहीं जा सकता। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ ए ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। ये बात यहाँ हमें सुनिश्चित करनी होगी। ये हमारी जो परंपरागत प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली, इसका भाग नहीं है, मगर एक हेल्पिंग हैंड के रूप में सरकार को, वो हमारी जुडिशियल सिस्टम को ये फायदा कर रहा है। बिफोर इंडिपेंडेंस ट्रिब्यूनल्स वर देयर। एक्चुअली ट्रिब्यूनल्स इज ए कंसेप्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो 100% हमारी स्वाधीनता के पहले ये भारत में मौजूद थे, और कहा जाता है कि सबसे प्रथम भारत में अगर कोई ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई हो तो वो है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, आईटी, यानी कि जो आयकर है उनको लेकर कोई डिस्प्यूट थे, उनको समाधान करने के लिए सबसे प्रथम यह ट्रिब्यूनल अस्तित्व में आई थी। ये बात हमें यहाँ याद रखनी होगी। फर्स्ट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये प्रीलिम्स का भी आंसर हो सकता है, या जो है मेंस में भी या आपके इंटरव्यू में भी आपको फायदा कर सके। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस 42nd अमेंडमेंट आया, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत 2 आर्टिकल्स हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। तो वन वाज आर्टिकल 323A एंड द अदर वन वाज आर्टिकल 323B। बोथ डील्स विद द अफेयर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, both deals with the establishment of tribunal। देखिए, अंडर दिस आर्टिकल 323A, ये हमें याद रखना है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड। यह कानून या ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, सेक्शन है, वो पार्लियामेंट को एक प्रकार से सत्ता देता है कि आप, अगर आपको ज़रूरत लगे तो ट्रिब्यूनल्स का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सत्ता का उपयोग करते हुए पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का निर्माण कर दिया। आगे देखें, व्हाट डज आर्टिकल 323 सेज। तो यह कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पार्लियामेंट मे बी बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स। यस, बाय लॉ। तो यही कानून के तहत ट्रिब्यूनल्स के स्थापना की बात पार्लियामेंट ने करी, इस सेक्शन का पावर का या इस सेक्शन के प्रोविजन का उपयोग करते हुए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि पार्लियामेंट को किस सेक्शन के द्वारा, हमारे संविधान के किस सेक्शन के द्वारा यह सत्ता दी गई है कि वे जब उनको लगे ज़रूरत तब ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकती है। तो उसका जवाब आएगा आर्टिकल 323A। तो ये बात रही इसके बैकग्राउंड की। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे प्रथम तो हमें समझना है कि पेंडेंसी को कम करने के लिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल है तो आफ्टर ऑल जो मेन स्ट्रीम अदालत में केस जा रहे थे, जो मामले वहाँ जा रहे थे और वहाँ जो पेंडेंसी हो रही थी, ऐसे मामले जो कि रिक्रूटमेंट के साथ जुड़े हुए हो, पहले तो सरकारी कर्मचारियों के हो, फिर रिक्रूटमेंट वो सर्विस कंडीशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सारे मामलों को यहाँ इस ट्रिब्यूनल ने हैंडल करना शुरू कर दिया। तो देखिए, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर adjudication and trials of dispute by administrative tribunal concerning recruitment and conditions of service of person appointed by public services and post under union or state government or any other local authority in India। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसका प्रश्न, अपनी भर्ती प्रक्रिया, वो अपनी नौकरी शर्तों के लिए, तो वो यहाँ अपील कर सकता है इस ट्रिब्यूनल में।
The underlying objective behind the establishment of this act was first one to address the issue of pendency and overburdening of the judicial system. वैसे ही जो है बहुत ही सप्रेस्ड है हमारी जुडिशियल सिस्टम, ऊपर से ऐसे मामले जाएंगे सरकारी कर्मचारियों के तो और सप्रेशन बढ़ेगा, तो वो मामले हमारी मेन स्ट्रीम जुडिशरी में ना जाए और यहीं से उनका रिजोल्यूशन या जो है एक प्रकार से यह समस्या का समाधान हो जाए, सॉल्यूशन निकल जाए। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह कानून पारित किया गया था। और दूसरा है टू प्रोवाइड स्पीडियर डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू सर्विस मैटर। मेन स्ट्रीम में जाएंगे तो वैसे ही पेंडेंसी है, तो इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन रिजोल्यूशन कैन बी मेड। ठीक है, तो ऐसे मामलों में यहां स्पीडर रिजोल्यूशन के लिए यह ट्रिब्यूनल या यह प्रशासकीय ट्रिब्यूनल्स का एस्टेब्लिशमेंट या उसकी स्थापना की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखने हैं, वन बाय वन देखेंगे कि इस कानून में कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी और वो चीजें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, applicability of acts. The act applies to the central administrative tribunals and its application can be extended to any state tribunal by the state legislature as per section 1. फिर उसके बाद exempted from the act, section 2 of the act provides for the list of government servants on whom this act is not applicable. Yes, we told all the government servants, but there are some exceptions. कुछ अपवाद है जिनके ऊपर या जिन सरकारी अधिकारियों के ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। देखिए कौन कौन से है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया लाइक नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स एक्सेट्रा, एनी ऑफिशियल ऑफ द कोर्ट ऑफ इंडिया एंड एनी पर्सन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सेक्रेटरी लेवल के कोई भी सरकारी कर्मचारी, आर्म्ड फोर्सेस के कोई भी सरकारी कर्मचारी, वो भारत के न्याय तंत्र के कोई भी कर्मचारी, इन समूहों के ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। अन्यथा जो कोई भी हमारे समूह है, जैसे रेलवे है, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, जैसे स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट है या स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो इनके ऊपर यह कानून लागू होगा। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बेंचेस एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। The central government has to establish a central administrative tribunal, a state administrative tribunal if the state legislature requires a request for the same, and a joint administrative tribunal. यानी कि ट्रिब्यूनल्स का गठन जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर राज्यों को ट्रिब्यूनल चाहिए तो राज्यों को केंद्र सरकार को एक अर्जी देनी होगी, एक रिक्वेस्ट देनी होगी। ऑन द रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश ए स्टेट ट्रिब्यूनल, एंड इन केस ऑफ रिक्वेस्ट बाय 2 और मोर स्टेट, ठीक है, तो ऐसा केस में जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बेंचेस देखें तो एवरी ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। यानी कि यहाँ 2 प्रकार के मेंबर है, एक है जुडिशियरी से आने वाले और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन से आने वाले। तो एक चेयरमैन रहेगा, दोनों में से एक मेंबर रहेंगे। द मेंबर ऑफ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, कितने ट्रिब्यूनल्स में व्यक्ति रहेंगे, कितने सभ्य रहेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आधारित है, उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। Every bench of the tribunal is required to have 1 judicial member and 1 administrative member of other bench. In addition to the bench has been appointed 2. Yes, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बेंच अपॉइंट हुई, ट्रिब्यूनल अपॉइंट हुई, तो उनमें एक जुडिशियल मेंबर होना अनिवार्य है, एक प्रशासनीय मेंबर होना अनिवार्य है। फिर बाद में उसके चेयरमैन, अन्य मेंबर्स भले ही जितने भी हो। चेयरमैन विल ऑल्सो हैव द पावर टू अपॉइंट मोर मेंबर्स टू द बेंच इफ एनी केस रिक्वायर्स सो। यस, किसी भी मुद्दे पर अगर चेयरमैन को ऐसा लगे, ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को या बेंच के चेयरमैन को, कि अभी भी कुछ सभ्यों की ज़रूरत है, तो वो अपने डिस्क्रिशन से, अपनी विवेक शक्ति से वो अन्य मेंबर्स को इस ट्रिब्यूनल में बुला सकते हैं, समाहित कर सकते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स देखिए, अगर देखें हम तो सेक्शन 8 कहता है कि चेयरमैन का जो कार्यकाल है वो अप टू 68 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि उनकी रिटायरमेंट एज यहाँ 68 ईयर्स की गई है, और इन केस ऑफ मेंबर्स इट विल बी 65 ईयर्स। देखिए कैसे है, दे मे हैव ए टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 5 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 68 इन द केस ऑफ चेयरमैन, यानी कि 5 और 68 विच वन इज अर्लियर, एंड इन केस ऑफ मेंबर्स इट विल बी 65 whichever is earlier. Members can also be reappointed for the another term. तो यहाँ reappointment
इनकी हो सकती है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर द सेम एज टू द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। यस, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो सर्विस कंडीशंस है उसके साथ ही इनकी जो सर्विस कंडीशन मिलती जुलती है। प्लस आजकल परीक्षाओं के जो स्वभाव है वो बदल गए हैं, चाहे वो संधि सेवा हो चाहे वो थोड़ी निम्न कक्षा की हो। तो यही सारी चीज़ों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर गहराई से पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ आपको 3-4 प्रश्न दिए गए होते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, कि आपको इसमें से सत्य जो है कथन वो आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और अगर उनमें एक बात ऐसी लिखी होती कि उनके जो सभ्य है उनकी पुनः निमणूक नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आपने यह कानूनों को ऐसी गहराई से स्टडी नहीं किया होगा तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यह जो सेशन चल रहा है हमारे लॉज के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारी परीक्षाओं में यह काम लग सकते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह एक प्रकार की लॉटरी है, मगर अगर आप संधि सेवाओं के छात्र है, महत्वाकांक्षी छात्र है, तो भी आपको आपकी पूरी प्रिपरेशन में यह जो माहितियाँ हैं वो बहुत ही काम लगेगी, चाहे वो कोई भी लेवल हो, प्राथमिक लेवल हो, चाहे वो मध्य लेवल हो, चाहे वो जो है मुख्य लेवल हो। तो इसलिए मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप यह सेशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, पूरी की पूरी सीरीज देखें, और प्रति कानून के बारे में आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें। फिर से आते हैं हमारी मुख्य चर्चा पर। फिर बाद में आएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट डील्स विद द पावर, अथॉरिटी एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल। चैप्टर 3, a central tribunal has equivalent jurisdiction, power and authority to any court in India except Supreme Court, यानी कि they are equivalent to high courts but not the Supreme Court obviously. In matters relating to recruitment and all other service related issue of employees under the union, yes, मगर यह ट्रिब्यूनल है तो इनका एक ऑब्जेक्टिव होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव या इसका कार्यक्षेत्र है रिक्रूटमेंट व कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर जो कोई प्रश्न है, जो कोई समस्याएं है, उनको एड्रेस करना, नहीं कि सारे प्रश्नों को एड्रेस करना। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज अ सिमिलर पावर विच अप्लाइज टू द एम्प्लॉय अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद देखें प्रोसीजर, तो वो भी यहाँ इस कानून ने तय की गई है। इस तय की गई प्रोसीजर से ही यह कानून जो है वो ऑपरेशन करेगा। चैप्टर 4 डील्स विद द प्रोसीजर दैट टू बी फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर tribunals. Any person who is aggrieved by any order of the government regarding his condition of service or recruitment can approach the tribunal by making an application. Yes, अगर किसी भी कर्मचारी को जो एलिजिबल है इस कानून के तहत, अगर उनको कोई प्रश्न है अपने भर्ती प्रक्रिया को लेकर, अपने जो है नौकरी की शर्तों को लेकर, तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करके इस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। एज पर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट, such tribunals are not guided by the procedure of the Code of Civil Procedure, but they have to follow the principles of natural justice, and in ensuring the same, they have right to devise their procedure. Yes, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को इंक्रिकेटली जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसको फॉलो करना अनिवार्य नहीं है। जहाँ ज़रूरत लगे वो वहाँ उसका रेफरेंस ले सकते हैं, मगर उसको आंख बंद करके उसको फॉलो करना वो अनिवार्य नहीं है। They should follow the principles of natural justice. तो यहाँ ये बात सुनिश्चित की गई है। एंड एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात करें तो एज पर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड कोर्ट्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, नो अदर कोर्ट shall have the power to resolve dispute or exercise authority over any matter concerning service. Yes, सरकारी नौकरी को लेकर जो कोई भी मुद्दा है, उन मुद्दों के ऊपर भारत की कोई भी कोर्ट एक भी प्रकार का निर्णय नहीं उठा सकती। मात्र 3 ऐसी जो है बॉडीज है जो अपना कार्य इस क्षेत्र में कर सकती है। सबसे प्रथम नामदार सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोर्ट है उनके पास भी जो है पर्टिकुलर राइट है, अधिकार है, और आखिरी में जो आज हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उनके पास भी इतना ही अधिकार है। तो इनके सिवा अन्य जो अदालतें हैं वो सरकारी कर्मचारियों के भर्ती प्रक्रिया, वो नौकरी शर्तों को एक भी मुद्दे के ऊपर वो अपना फैसला, अपना निर्णय नहीं ले सकते। ये यहाँ इस कानून के द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
आगे देखें तो अमेंडमेंट्स की अगर बात करें तो देयर वर 2 टोटल अमेंडमेंट्स which actually amended this particular act. The one was right after the implementation of this act, यानी कि immediately after the implementation of act 1986 का अमेंडमेंट, और दूसरा है 2006 का। ठीक है, तो देयर आर 2 अमेंडमेंट्स। फिर इसके क्रिटिसिज्म और इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्रिटिसिज्म कई सारे हैं, देखेंगे। सबसे प्रथम इसका ये क्रिटिसिज्म है कि आज जिस उद्देश्य के साथ ट्रिब्यूनल्स को लाया गया था, कि इसका उद्देश्य था कि जो मेन स्ट्रीम जुडिशरी है उनकी जो पेंडेंसी है उस दर को कम करे, उनके ऊपर जो सप्रेशन है नंबर ऑफ केसेस का वो कम करे, मगर आज परिस्थिति उलट हो गई है। ट्रिब्यूनल्स भी अपने आप में और फ्लडेड है नंबर ऑफ केसेस से, उनके ऊपर भी पेंडेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऑल ट्रिब्यूनल्स सफ़र फ्रॉम पेंडेंसी, ऑल ट्रिब्यूनल्स। एवरेज टाइम फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट इज 13 मंथ। देखिए, यह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात है कि वो फैसला सुनाने के लिए 13 महीने लगाते हैं, यानी कि अपने आप में लंबा समय है। इसको कम करना चाहिए, अच्छे से अच्छे अमलीकरण से इसको और कम करना चाहिए। फिर उसके बाद अपील कैन बी मेड इन हाई कोर्ट्स। यस, इनिशियली व्हेन दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड देयर वाज नो प्रोविजन फॉर अपील, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो उसका जो फैसला आ जाए वो फैसला बाध्य रहता था, उसके ऊपर कोई अपील नहीं हो सकती थी। मगर in a case of L. Chandrakumar versus Union of India, Supreme Court very minutely observed that there is a scope of appeal, क्योंकि अगर अपील का स्कोप नहीं है तो डेमोक्रेटिक एलिमेंट यहाँ नहीं रहेगा, वो गैरहाजिर रहेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और उसके तहत एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई अपील का जो दरवाजा है वो खुला रहना चाहिए ट्रिब्यूनल्स के निर्णय के सामने। ये बात रही क्रिटिसिज्म की। अब आगे देखें तो देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंस एंड दैट इज ट्रिब्यूनल्स हेल्प इन रिडक्शन इन पेंडेंसी ऑफ केसेस। ट्रिब्यूनल्स हेल्प्स इन रिडक्शन इन पेंडेंसी ऑफ केसेस। अगर यह कानून को अच्छी तरीके से लागू किया जाए, अगर ट्रिब्यूनल्स के ऑपरेशन को बहुत ही स्मूथ किया जाए, एफिशिएंट किया जाए, एक्यूरेट किया जाए, तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस है उनमें हम जो है कमी ला सकते हैं, उनमें गिरावट लाई जा सकती है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें इस कानून के तहत देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, क्योंकि काफ़ी सारी बातें थी जो अपने आप में परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है जो यहाँ कही गई है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सप्ताह अगले एक कानून के साथ, उसके अध्ययन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।